नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वे संविधान 130वां संशोधन विधेयक और उससे जुड़े 2 अन्य विधेयकों की जांच के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में हिस्सा नहीं लेंगे। इन विधेयकों में प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 5 साल या उससे अधिक जेल की सजा वाले किसी अपराध में 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा। 20 अगस्त को लोकसभा में विधेयक पेश किए जाने पर विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। मसौदा फाड़ा और गृह मंत्री अमित शाह पर कागज फेंके। अब यह मामला 31 सदस्यीय जेपीसी को भेजा गया है। इस पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि जेपीसी अब सिर्फ दिखावा बन चुकी है और सरकार इसमें विपक्ष की आवाज दबा रही है। ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र और संघवाद पर हमला कहा, जबकि समाजवादी पार्टी ने इसे संविधान विरोधी बताया। वहीं विपक्ष का एक वर्ग मानता है कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी के बाहर रहने से भाजपा को जेपीसी में और बढ़त मिल जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शहरी विकास विभाग UDD-2 के कामकाज पर नाराजगी जताई। उन्होंने विभाग के प्रदर्शन को खराब बताया और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। खास तौर पर अमृत 2.0 योजना, जिसके तहत महाराष्ट्र को 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का हिस्सा मिला है, की धीमी प्रगति पर फडणवीस ने चिंता जताई। यह योजना 2021 में शुरू हुई थी और मार्च 2026 तक पूरी होनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलापूर्ति, स्वच्छता, हरित पार्क और झीलों के पुनरुद्धार से जुड़े काम समय पर पूरे होने चाहिए। बैठक में फडणवीस ने 15वें वित्त आयोग, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जैसी योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं में देरी रोकने और विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने को कहा। वहीं दूसरी ओर शिंदे के विभाग ने आदेश जारी किया है कि देरी होने पर ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में मतदाता सूची से नाम कटने के बाद हजारों लोग फिर से नाम जुड़वाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि जिनके नाम SIR के दौरान हटे हैं वे 1 सितंबर तक आधार या 11 अन्य दस्तावेजों के जरिए दावा कर सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति उलझी हुई है। कई PLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर का कहना है कि उन्हें अभी तक चुनाव आयोग से औपचारिक आदेश नहीं मिले, जबकि इंटरनेट की कमी से ग्रामीण इलाकों के लोग और परेशान हैं। भोजपुर की PLO सुचित्रा सिन्हा का कहना है कि सिर्फ 1 हफ्ते में सभी से आधार लेना मुश्किल है। पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक 1,91,376 नाम हटाए गए हैं। चुनावी नियमों के मुताबिक पार्टियों को भी मदद करनी चाहिए, लेकिन PLO का कहना है कि बूथ एजेंट एक्टिव नहीं है। कई मतदाता जैसे दिवाकर शर्मा और व्यापारी धनंजय सोनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका नाम फिर से जुड़ जाएगा, मगर समय बहुत कम बचा है। अमेरिका की पूर्व राजदूत और रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच बढ़ते तनाव पर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि भारत को रूसी तेल खरीद को लेकर ट्रंप की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द व्हाइट हाउस के साथ मिलकर समाधान निकालना चाहिए। हेली ने जोर देकर कहा कि अमेरिका और भारत दोनों दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और दशकों की दोस्ती मौजूदा मतभेदों से आगे बढ़ने की मजबूत नींव देती है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीद व्लादिमीर पुतिन के युद्ध को आर्थिक मदद दे रही है, जिसके चलते ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी है। हेली ने कहा कि अगर रिश्ते खराब होते हैं तो 25 साल की प्रगति बर्बाद हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को मिलेगा। उन्होंने लिखा कि भारत को चीन जैसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भारत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा सहयोग और रणनीतिक दृष्टि से अमेरिका के लिए बेहद अहम है। भारत न केवल अमेरिकी रक्षा बाजार का सबसे बड़ा साझेदार बन रहा है, बल्कि चीन की नीतियों को चुनौती देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया कि साल के अंत तक भारत का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि दशकों पहले भारत सेमीकंडक्टर निर्माण का मौका गंवा चुका था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और देश में फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई हैं। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यह भी बताया कि सरकार मेड इन इंडिया 6G नेटवर्क के विकास पर तेजी से काम कर रही है, ताकि भारत
तकनीक के क्षेत्र में दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सके। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी निर्यात के क्षेत्र में भी बड़ी ताकत बनेगा और 100 देशों तक ईवी भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 26 अगस्त को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में सक्षम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों देशों का अपने इतिहास को नजरअंदाज करने का एक लंबा इतिहास रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में उन्होंने याद दिलाया कि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद से मिला था। जयशंकर ने साफ कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता और इस पर 1970 के दशक से राष्ट्रीय सहमति बनी हुई है। भारत अमेरिका के संबंधों पर उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार के टैरिफ विवाद के बावजूद वार्ता जारी है और संवाद की रेखाएं टूटी नहीं हैं। वहीं पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते हाल ही में सुधरे हैं। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर ने इस महीने अमेरिका दौरा कर उच्च स्तरीय बैठकें की। दोनों देशों ने टैरिफ विवाद सुलझाया और आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग गहराने पर सहमति जताई। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान अमेरिका में लॉबिंग पर भारत से 3 गुना अधिक यानी हर महीने लगभग $6 लाख खर्च कर रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को उनके पद से हटा दिया है। उनके साथ ही 2 और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को भी पद से हटाया गया है। हालांकि रक्षा विभाग ने इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब जून में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने DIA की एक लीक हुई रिपोर्ट पर नाराजगी जताई थी। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान पर हुए हमले से उसका परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि केवल कुछ महीनों तक पीछे चला गया है। वहीं व्हाइट हाउस ने DIA की इस रिपोर्ट को पूरी तरह गलत करार दिया था। माना जा रहा है कि हाल की बर्खास्तगियां इसी विवाद से जुड़ी हो सकती हैं। तुर्की की प्रथम महिला एमीन अर्दोआन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप को पत्र लिखकर गजा में बच्चों की स्थिति पर आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने मेलानिया से कहा कि वे इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करें और गजा में मानवीय संकट को सामने रखें। एमीन ने उल्लेख किया कि उन्हें प्रेरणा तब मिली जब मेलानिया ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेनी बच्चों के मुद्दे पर पत्र भेजा था। उन्होंने भरोसा जताया कि गजा के बच्चों के लिए भी वही संवेदनशीलता दिखाई जाएगी। यह अपील ऐसे समय पर आई है जब एक वैश्विक संस्था ने गजा सिटी को भूखमरी की चपेट में बताया है। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अब तक इस्राएली सैन्य कार्रवाई में 65,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं इस्राएल ने भूखमरी की रिपोर्ट को झूठा करार दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।